हेलो नमस्कार दोस्तों इस समय कच्चा तीवू द्वीप काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में बने रहने का मुख्य कारण ये है कि जैसे वर्तमान सरकार के द्वारा 2015 में भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौता करा करके भारत की 111 गलियारे बांग्लादेश को दे दिया गया और बांग्लादेश से 51 गलियारे भारत को प्राप्त हुए। मतलब भारत को 60 गलियारों का नुकसान हुआ। मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल में भी कमी आई। ठीक इसी प्रकार 1974 से 76 के बीच में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा मात्र 285 एकड़ का द्वीप कच्चा तीवू द्वीप, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में मतलब बंगाल की खाड़ी में स्थित है, पाक की खाड़ी में स्थित है, उसको श्रीलंका को दे दिया गया। और उसके बदले में वेज बैंक एक है, कन्याकुमारी के पास है वेज बैंक, उसको लिया गया, जो कि वर्तमान में खनिज संसाधनों से भरपूर है और वर्तमान सरकार के द्वारा खनिज संसाधनों के निष्कर्षण के लिए टेंडर भी जारी किया गया है। तो दोस्तों वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ कच्चा तीवू द्वीप की चर्चा में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों पूरी घटना समझेंगे, क्या है ये कच्चा तीवू द्वीप, क्या है इंडिया बांग्लादेश लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, क्या है वेज बैंक, सब कुछ समझेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और नॉर्मल भारतीय नागरिक होने के दृष्टिकोण से भी। ये सारे मैटर जानना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों अंत तक सेशन में बने रहिएगा, बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो दोस्तों कच्चा तीवू द्वीप चर्चा में आने की शुरुआत होती है दोस्तों जो तमिलनाडु में भाजपा के चीफ हैं के अन्नामलाई के द्वारा आरटीआई दायर की गई और उस आरटीआई में कच्चा तीवू द्वीप के बारे में पूछा गया। तो वहाँ से आरटीआई के माध्यम से इनको ये पता चला कि उस समय की सरकार मतलब इंदिरा गांधी की सरकार कच्चा तीवू द्वीप को ज़्यादा महत्व नहीं देती थी और इसलिए जो है कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। तो मुद्दा ये था और इस वजह से ये मुद्दा इस समय चर्चा में आया। दोस्तों कच्चा तीवू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है और जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से इस द्वीप का निर्माण नहीं हुआ है। मतलब ये द्वीप ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न हुआ है। मतलब 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ समुद्र में और वहाँ पर कच्चा तीवू द्वीप का निर्माण हुआ। और 17वीं शताब्दी में दोस्तों ये भारत के जो रामनाथ जमींदारी थी, मतलब रामनाथ जमींदारी के अंतर्गत आता था। मतलब तमिलनाडु के क्षेत्र में हम लोग देखते होंगे कि एक वैगई नदी जाती है। वैगई नदी जो बंगाल की खाड़ी मतलब पाक की खाड़ी के पास चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, वहाँ पर रामनाथपुरम हम लोग देखेंगे मैप में, वहीं पर है रामनाथपुरम। तो रामनाथ जमींदारी के अंतर्गत कच्चा तीवू द्वीप आता था 17वीं शताब्दी तक। दोस्तों ये रामेश्वरम जो भारत का जो एक तीर्थ स्थल है, हिंदुओं का पवित्र स्थल है, जहां से अब्दुल कलाम ही भारत देश का दुनिया में नाम रोशन किए, रामेश्वरम से मात्र 33 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। और जो श्रीलंका का जाफना द्वीप है, जाफना द्वीप से दक्षिण पश्चिम में ये 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये एक निर्जन द्वीप है, यहाँ पर कोई आबादी नहीं रहती है। आबादी न रहने का मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर पीने योग्य पानी ना के बराबर है, पीने योग्य पानी नहीं है। और वहाँ पर एक चर्च बना हुआ है, उस चर्च का नाम है सेंट एंथोनी चर्च, जिसको अंग्रेजों के शासनकाल में बनवाया गया था। और सेंट एंथोनी चर्च पर हर साल भारतीय श्रद्धालु मतलब क्रिश्चियन श्रद्धालु और श्रीलंकाई श्रद्धालु भी वहाँ पर जा करके दर्शन करते हैं या अपनी रीति रिवाज का पालन करते हैं। उसके बाद दोस्तों 1921 में जब भारत में और श्रीलंका में दोनों में अंग्रेजों का शासनकाल होता है, 1921 में जो कच्चा तीवू द्वीप है वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रहता है। और फिर वहाँ पर दोनों देशों की जनता के द्वारा विवाद उत्पन्न होता है कि ये हमारी टेरिटोरी में है, ये हमारी टेरिटरी में है। ठीक है, मतलब हमारे क्षेत्र में है ये। इस बात का विवाद दोनों देशों की जनता के माध्यम से मतलब भारत और श्रीलंका की जनता इस बात को उठाती है। उसके बाद दोनों अपना अपना दावा उस पर पेश करते हैं। भारत आज़ाद हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत की सरकार ने उस द्वीप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1974 में दोस्तों क्रोनोलॉजी समझिएगा, आप लोग पूरा ध्यान से समझिएगा, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। 1974 में दोस्तों क्या होता है, भारत की प्रधानमंत्री होती हैं इंदिरा गांधी और श्रीलंका की प्रधानमंत्री होती एस भंडार नायके वही प्रधानमंत्री होती हैं जो पूरी दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री किसी भी देश की एस भंडार नायके होती हैं। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगाया था, उसी प्रकार से एस भंडार नायके ने भी श्रीलंका में आपातकाल लगाया था। और उस समय भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्ती काफ़ी गहरी थी। मतलब भंडार नायके और इंदिरा गांधी के बीच में दोस्ती अच्छी थी और इस कारण से भी माना जाता है कि ये द्वीप जो है श्रीलंका को दिया गया था। और 1974 में इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम समझौता होता है, जिसके माध्यम से भारत की सरकार के द्वारा कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया जाता है।
श्रीलंका को सौंपने का प्रमुख कारण ये रहता है, एक तो भारत और श्रीलंका के बीच में इस द्वीप को लेकर के विवाद उठते थे। विवाद के समाधान के लिए ये द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया था। मतलब भारतीय मछुआरे भी वहाँ जाते थे और श्रीलंका के भी मछुआरे आते थे, तो इस तरीके से काफ़ी विवाद भी होता था लोगों में कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है। इस वजह से भारत ने श्रीलंका को दे दिया। और ये विवाद अगर दोस्तों आईसीजे में जाता, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता, तो दोस्तों हम लोग जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो न्याय दिया जाता है, इसकी जो परिपाटी देखते हैं, ये जो अमूमन कमज़ोर देश होते हैं उनके पक्ष में निर्णय दिया जाता है। तो इस कारण से भी सरकार का ये मत था कि ये द्वीप जस्ट कोर्ट में ना जा करके ऐसे ही श्रीलंका को समझौते के माध्यम से दे दिया जाए। तीसरा कारण ये भी था दोस्तों, चाइना वहाँ पर अपने पैर पसार रहा था श्रीलंका के पास, तो चाइना का श्रीलंका पर अपनी पकड़ ना मजबूत हो, इस वजह से भी ये द्वीप दोस्ती के कारण जो है श्रीलंका को दे दिया गया। तो दोस्तों द्वीप दिए जाने का प्रमुख कारण होता है तत्कालीन स्थिति। इंदिरा गांधी कोई कमज़ोर प्रधानमंत्री तो थी नहीं, इन्होंने तो पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश भी बनवा दिया था। तो दोस्तों ये एक सशक्त महिला थी, सशक्त भारतीय प्रधानमंत्री थी, जिनके द्वारा निर्णय भी सशक्त रूप से लिए जाते थे। और कोई भी निर्णय लिया जाता है, कोई भी देश के द्वारा यदि कोई द्वीप दिया जाता है, यदि कोई क्षेत्र दिया जाता है, तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने बांग्लादेश को 111 गलियारे दिए और बांग्लादेश से 51 गलियारे लिए, क्योंकि इस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और दोनों देशों के मध्य के द्विपक्षीय संबंधों और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें सोच समझ करके चाइना का प्रभाव दोस्तों बांग्लादेश पर ना पड़े, ये भी कारण था बांग्लादेश और भारत के मध्य मैत्री संबंधों को मजबूत करने के लिए 111 गलियारे दिए गए और 51 गलियारे लिए गए। ठीक सेम स्थिति दोस्तों इंदिरा गांधी की भी थी उस समय, और इंदिरा गांधी के द्वारा मात्र 285 एकड़ की जमीन दी गई। अब दोस्तों लेकिन ये समझते हैं कि क्या भारत देश अपने किसी भी क्षेत्र को इस तरीके से समझौते के माध्यम से दे सकता है? तो दोस्तों बेरूबाड़ी केस आया था 1960 में, उसमें साफ साफ कहा गया था कि समझौते के माध्यम से कोई भी द्वीप नहीं दिया जा सकता या कोई भी क्षेत्र नहीं दिया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही भारत का कोई क्षेत्र किसी अन्य क्षेत्र को दिया जाता है या अन्य क्षेत्र भारत में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझेंगे। और इसके बदले जो कच्चा तीवू द्वीप को दिया गया श्रीलंका को, उसके बदले में भी 1976 में समझौता हुआ। 23 मार्च 1976, 23 मार्च वही दिन है दोस्तों भगत सिंह को जब उस दिन फांसी हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च को फांसी हुई थी। मतलब 23 मार्च 1976 को ही एक और समझौता किया गया। कच्चा तीवू द्वीप के बदले दोस्तों भारत को कन्याकुमारी के पास एक वेज बैंक प्राप्त होता है। वेज बैंक वो क्षेत्र होता है जहां पर दोस्तों वर्तमान समय में खनिज और तेल के काफ़ी भरपूर मात्रा में वहां पर संसाधन उपस्थित हैं, और भारत सरकार ने वहां पर टेंडर भी जारी किया है। भारत सरकार की भारत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा वहां पर हाइड्रोकार्बन और तेल की खोज के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन वर्तमान में यह मुद्दा चर्चा में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कच्चा तीवू द्वीप चर्चा में है। आप लोग समझ सकते हैं किस वजह से चर्चा में बना हुआ है। और दोस्तों जो 1976 में यह समझौता होता है, उस समझौते में यह भी बात की गई थी कि जो भारतीय मछुआरे हैं जो कच्चा तीवू द्वीप पर जाएंगे, अपना जाल सुखा सकते हैं, वहां पर पहुंच सकते हैं, वहां पर आराम कर सकते हैं, और जो सेंट एंथोनी चर्च है वहां पर साल में एक बार जब भी वहां पर फंक्शन मनाया जाएगा, त्यौहार मनाया जाएगा, तो वहां पर इकट्ठा होकर के अपनी आस्था को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा भी 1976 के समझौते में कहा गया था। अब दोस्तों 1983 से 2009 के बीच आते हैं। 1983 से 2009 के बीच में श्रीलंका में चलता है गृह युद्ध। ठीक है, श्रीलंका में गृह युद्ध चलता है, और इस संबंध में भारतीय मछुआरे, इस बीच श्रीलंका के द्वारा कच्चा तीवू द्वीप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, और इस बीच भारतीय मछुआरे कच्चा तीवू द्वीप पर जाकर आराम करते हैं, मछली पकड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि उस समय श्रीलंका की सरकार के द्वारा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि श्रीलंका की सरकार गृह युद्ध में व्यस्त रहती है। लेकिन जब 2008 में गृह युद्ध समाप्त होता है, तो उसके बाद श्रीलंका के माध्यम से श्रीलंका के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि अब अगर कोई मछुआरा आया, भारतीय मछुआरे गए वहां पर, मछली पकड़ते हैं, तो उनको हिरासत में ले लिया जाएगा। और इसके बाद एक वक्तव्य और जारी किया गया, अगर कोई भारतीय मछुआरा आएगा तो उसको गोली मार दी जाएगी। तो विवाद यहां से फिर और शुरू हो जाते हैं। और 2008 में दोस्तों जो तमिलनाडु की सीएम होती है जयललिता के द्वारा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाती है कि ये कच्चा तीवू द्वीप को लिया जाए, और कच्चा तीवू द्वीप को जयललिता ने पूर्णतः असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि अभी हम लोग बात कर चुके हैं बेरूबाड़ी से में 1960 में कहा गया था कि बिना संवैधानिक
संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कोई भी क्षेत्र अन्य राष्ट्र को नहीं दिया जाएगा। तो जयललिता ने इसको पूर्णतः असंवैधानिक करार कर दिया। और दोस्तों याचिका दायर की है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है दो देशों के विदेशी संबंधों के बीच में। दोस्तों इस संबंध में न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि दो देशों के बीच में कैसा संबंध होगा ये सरकार पर डिपेंड करता है। न्यायालय विदेशी नीति पर हस्तक्षेप नहीं करती है। जिस प्रकार से न्यायालय भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाए उस पर निर्णय नहीं लेती है, उस पर हस्तक्षेप नहीं करती है, उस प्रकार से न्यायालय दोस्तों किस देश के साथ कैसा संबंध बनाया जाए इस पर भी हस्तक्षेप नहीं करती है। अब जैसे मान लीजिए शुरुआत में जो है भारत की सरकार थी, भारत की सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, समाजवादी और पूंजीवादी की मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन 1991 में आर्थिक सुधार होते हैं। आर्थिक सुधार के बाद देश थोड़ा सा पूंजीवादी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन वर्तमान में और अधिक पूंजीवादी की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन न्यायालय के द्वारा इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति वैश्विक परिदृश्य को देख करके सरकार के द्वारा तय की जाती है। ठीक है, तो इस पर न्यायालय कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब 2011 में जयललिता की सरकार ने राज्य विधानमंडल से यह प्रस्ताव पारित करवाया कि कच्चा तीवू द्वीप को वापस भारत में मिलाया जाए। और 2014 में दोस्तों हम लोगों को यह ध्यान देना है, जब विवाद ऐसे बढ़ते गए तो 2014 में जो अटॉर्नी जनरल थे, अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बोला था कि कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया है समझौते के माध्यम से। अब उसको प्राप्त करने का एकमात्र तरीका युद्ध होगा दोस्तों, और कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि ये समझौते के माध्यम से दे दिया गया है। अब श्रीलंका अगर ऐसे दे दे तो ठीक है, लेकिन कोई देश तो ऐसे देता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अब युद्ध के माध्यम से इसको वापस लिया जा सकता है। और 2023 में M.K. स्टालिन ने पीएम को पत्र लिखा। जब श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत आए थे तब इन्होंने जो है पीएम को पत्र लिखा कि कच्चा तीवू द्वीप की बात को उठाया जाए उनके सामने और उसको भारत में मिलाने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों ये था पूरा कच्चा तीवू द्वीप का मामला। लेकिन वर्तमान में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है केवल और केवल कच्चा तीवू द्वीप को, ना कि वेज बैंक को, ना कि भारत और बांग्लादेश वाला भूमि समझौते को। तो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों ये सारा मुद्दा उठाने का एकमात्र पर्पज यही था, चुनाव आ रहा है। नहीं तो वर्तमान सरकार जो पिछले 10 सालों से है इस मुद्दे की गंभीरता को अगर समझ रही होती तो पहले ही इस मुद्दे को उठा लिया जाता। और चुनावी मुद्दे के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा का है, बेरोजगारी का है, चिकित्सा का है, अवसंरचना का है, रोजगार का है। अभी दोस्तों बेरोजगारी का आंकड़ा आया है 83% युवा बेरोजगार हैं दोस्तों। ये सारे मुद्दे उठाए जा सकते हैं, लेकिन इस समय जो है चुनावी माहौल चल रहा है, तो चुनावी माहौल का ये नतीजा है कि ये सारी चीजें ऊपर उठ के आ रही हैं। लेकिन हम लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारी चीजें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, और भारतीय नागरिक होने के कारण भी हम लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को कच्चा तीवू द्वीप के बारे में, वेज बैंक के बारे में और इंडिया बांग्लादेश लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। और कोई भी भारत का क्षेत्र किसी विदेशी को, किसी अन्य राष्ट्र को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपका ये कच्चा तीवू द्वीप का मामला क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय